एक कंपनी की जिसके नतीजे आए, कंपनी के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान जिंक की। तीसरी तिमाही के नतीजे कंपनी ने जारी किए थे और नतीजे काफ़ी बेहतरीन रहे थे। मुनाफा करीब करीब 46% बढ़ा, तो वहीं आय भी करीब करीब 27% के आसपास की ग्रोथ के साथ आया था। अगर आप इवन मार्जिन की भी बात करेंगे तो मार्जिन भी कंपनी का 291 बेसिस पॉइंट बढ़ा है इस तिमाही के लिए। लेकिन क्या प्लान्स है कंपनी के आगे? ये नतीजे इतने शानदार कैसे रहे? आगे क्या करने वाले हैं? ग्रोथ कैसे फ्यूल की? ये सारी चीज़ें समझनी भी ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से जुड़ चुके हैं कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ मिस्टर अरुण मिश्रा। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और पहला सवाल सर मेरा है आपसे जिंक के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, कि जो जिंक का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो Q3 में गिरकर $940 पर टन के आसपास आ गया, जो पिछले 5 साल का अगर हम कहेंगे तो सबसे निचला स्तर है। तो आगे के लिए ट्रेंड आप क्या देख रहे हैं? Q4 में जो FY26 का Q4 होगा उसमें क्या ट्रेंड देख रहे हैं आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का? और FY27 जो अगला वित्त वर्ष होने वाला है उसमें आप क्या ट्रेंड देख रहे हैं? और खासकर तब जब आपने नई कैपेसिटी एडिशंस की हैं उसके बाद क्या ट्रेंड आप देख रहे हैं? तो Q4 जो है हमारे नंबर बराबर, नॉर्मली हमारे Q4 का परफॉर्मेंस साल का सबसे अच्छा रहता है। तो हमें उम्मीद है कि जो Q3 में हमने परफॉर्मेंस Q2 का कंपैरिजन में अच्छा करके दिखाया है, चाहे वो मेटल प्रोडक्शन 9% बढ़ोतरी के साथ हुआ है, चाहे सिल्वर प्रोडक्शन 10% बढ़ोतरी के साथ हुआ है। हमें जरूर उम्मीद है कि Q4 और अच्छा परफॉर्म करेगा, जो कि बेस्ट एवर क्वार्टर होगा। इसके आगे बोलना मुश्किल है, क्योंकि हमने जो सालाना गाइडेंस दिए हैं, हमें उम्मीद है कि उस गाइडेंस में हम लोग बरकरार रहेंगे। बिल्कुल अरुण जी, सिल्वर प्राइसेस की अगर बात करें काफी एलिवेटेड रहे हैं ऑफ कोर्स ऑन द बैक ऑफ सप्लाई टाइटनेस, और साथ ही इंडस्ट्रियल डिमांड भी स्ट्रांग रही है। सिल्वर ना सिर्फ एक प्रेशियस मेटल बट एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, और इसी के नाते हमने ये एलिवेटेड प्राइस लेवल्स देखे हैं। लेकिन करंट प्राइस लेवल जो है उसे कितना सस्टेनेबल आप देखते हैं इनटू FY27, और इसे किस तरह से अर्निंग सेंसिटिविटी ऑफ द कंपनी में ट्रांसलेट होता देख रहे हैं आप? नॉर्मली सिल्वर जो है हमारा पहले 33% कंट्रीब्यूट करता था, वो बढ़ते बढ़ते 44-45% हो चुका है। और ये हमको लगता है जारी रहेगा, क्योंकि सिल्वर का जो प्राइस है, इसका जो बेसिक फैक्टर्स है, चाहे वो डिमांड बहुत ज्यादा हो जाने का हो, तो वो आगे जाके भी ऐसा ही रहेगा, उम्मीद है। बट मैं इसको प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्राइस हमने कभी सोचा नहीं कि इस लेवल तक सिल्वर का प्राइस पहुंच सकता है। तो आगे जाके देखना होगा ये कहाँ ये ठहरता है, आगे और बढ़ता है कि क्या होता है। जिंक का प्राइस मोर और लेस स्टेबल रहेगा, 1%, 1.5% ग्रोथ इन जिंक डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। So I think as far as future is concerned, we will continue to focus on more and more zinc production, ensuring good grade। हमारे जो माइन से प्रोडक्ट निकलता है उसका ग्रेड अच्छा हो, हमारे सिल्वर का रिकवरी अच्छा हो, स्मेल्टर्स में जो पहले फ्यूमर चलाए थे सिल्वर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसका परफॉर्मेंस और अच्छा हो, कोई नया टेक्नोलॉजी हम इम्प्लीमेंट करें, जो जिंक का अंदर में कुछ लेड मिसप्लेस होता है उसको निकाल के और उसमें से सिल्वर निकालने के लिए। तो मेरा कहना यही है कि प्राइस के ऊपर ध्यान नहीं देके हम लोग फोकस करेंगे प्रोडक्शन के ऊपर, ताकि कुछ भी प्राइस हो उसका बेनिफिट हमें मिले। बिल्कुल। बात सर एबिटा मार्जिन के ऊपर करना चाहूंगा कि इस बार आपका Q3 में दिसंबर तिमाही में आपका जो एबिटा मार्जिन है वो करीब 55% के आसपास, 55% से इनफैक्ट आगे निकल गया, 55% से ज्यादा आया है। तो आप इसमें से कितना पार्ट स्ट्रक्चरल देख रहे हैं? एबिटा में जो ये हाइक है उसमें से कितना पार्ट आप स्ट्रक्चरल देख रहे हैं, और कितना सिर्फ इसलिए बढ़ा है क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस ऊपर गए हैं और उसकी वजह से ये जो है वो आपको एबिटा मार्जिन भी ज्यादा मिले हैं? और एक और चीज मैं समझना चाहूंगा कि ये फिगर जो है वो आगे के लिए कितनी सस्टेनेबल है, क्या ये कंटिन्यू होगी आगे भी? नहीं, एबिटा परसेंटेज जो है, जब तक सिल्वर का प्राइस, जिंक का प्राइस ज्यादा है, एक तो उधर से कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा भी हम सबसे लोएस्ट एवर कॉस्ट $940 में हमने प्रोडक्शन किया है, जो कि स्ट्रक्चरली हमने काफी काम किया कॉस्ट में। चाहे वो ज्यादा से ज्यादा इंडियन कोल कंज्यूम करके हो, या तो हमारे जो रिन्यूएबल पावर कंजम्पशन उसको बढ़ा करके पावर कॉस्ट कम कराना हो। और ये जारी रहेगा, आगे जाके भी हमने इस कॉस्ट को और इससे कम करेंगे। और इसके अलावा जो प्रोडक्शन हुआ है Q3 में, प्रोडक्शन Q2 से, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि मेटल प्रोडक्शन 9% बढ़ा है, सिल्वर प्रोडक्शन 10% बढ़ा है। Q4 हमारा और अच्छा रहेगा, हम जरूर Q3 से ज्यादा Q4 में प्रोडक्शन करेंगे, तो मेरा कॉस्ट और कम ही रहेगा करंट Q3 कॉस्ट। तो ये एबिटा परसेंटेज जो है, ये हमको लगता है
ऐसा ही रहना चाहिए आने वाले 3-4 क्वार्टर में, जब तक ना हमारा जिंक और सिल्वर का प्राइसेस में कोई बदलाव नहीं हो। एब्सोल्युटली अरुण जी, साथ साथ अब आपके प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें, वैसे तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडरवे है इस वक्त जो पाइपलाइन में है, हमें बताएं केपेक्स फाइनेंसिंग प्लान, कारोबार विस्तार को लेकर किस तरह के प्लान्स बनाकर आप चल रहे हैं, स्पेशली चंडीगढ़, दारिबा और देबारी प्रोजेक्ट्स को लेकर। नहीं, हमारे केपेक्स तो सेल्फ फंडेड है। हमारे केपेक्स का फाइनेंसिंग के लिए कोई बाहर से कोई एफर्ट या कुछ हमको नहीं चाहिए। हमारा जो प्रोजेक्ट है, चाहे 250,000 टन स्मेल्टर का हो देबारी में, या तो हमारा एक्सपेंशन ऑफ माइंस हो, चाहे हमारा टेलिंग्स रिसाइकलिंग प्लांट हो, सारे हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। पार्टीज को एडवांस में मिल चुका है, तो अभी ग्राउंड में काम चालू हो रहा है। तो इसमें फंडिंग का कोई इशू नहीं है हमारे सामने। बिल्कुल। सर, एक और चीज, Q3 में आपने काफी शानदार परफॉर्मेंस आपकी कंपनी ने किया है फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो क्या FY26 के लिए आप वॉल्यूम और कॉस्ट गाइडेंस सेम रखना चाहते हैं या फिर आप कोई रूम देख रहे हैं अपग्रेड का Q3 परफॉर्मेंस के बाद? नहीं, हम गाइडेंस नहीं बदलने वाले, क्योंकि हमने Q3 में जो H1 में प्रोडक्शन कम हुआ था, उसका कुछ हद तक हमने मेकअप करने का कोशिश किया है। तो आगे चल के भी हम गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। रदर जो गाइडेंस दिए हैं, उसको हमने अचीव करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अरुण जी, एक आखिरी चीज आपसे समझना चाहेंगे, ग्लोबल जिंक और साथ ही सिल्वर डिमांड सप्लाई सिनेरियो को आगे चलकर आप कैसा देख रहे हैं? हाउ डू यू सी इट शेपिंग अप एटलीस्ट लेट्स से 1 से 2 साल के लिए, और स्पेशली जिस तरह का स्लोइंग माइन सप्लाई और राइजिंग एनर्जी ट्रांजिशन लिंक डिमांड सिनेरियो है, इसे मद्देनजर रखते हुए सिल्वर और साथ ही जिंक ग्लोबल डिमांड को कैसे देख रहे हैं आप? तो ये दोनों फैक्टर जो आपने बताया, कि चाहे वो टाइट सप्लाई हो, चाहे राइजिंग डिमांड हो इंडस्ट्रियल सिल्वर कंजम्पशन में, वो ऐसे ही जारी रहेगा। तो हमारे समझ से ये जो करंट कंडीशन है सिल्वर का, इसमें कोई बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। जिंक का ग्रोथ, जैसे मैंने बोला कि 1% to 2% का अंदर में रहेगा, तो वो कुछ जरूर जिंक का लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसका असर क्या पड़ेगा कंसंट्रेट सप्लाई में, वो आगे जाके देखना है। एब्सोल्युटली अरुण जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। आपको हिंदुस्तान जिंक को आने वाली तिमाही, आने वाले क्वार्टर्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। मानस जी, आप सुन ही रहे होंगे, हिंदुस्तान जिंक के मैनेजमेंट से हम बातचीत कर रहे थे। कंपनी के तिमाही नतीजे हैं, बेहतर नंबर्स रहे। मैनेजमेंट का भी ये कहना है कि सिल्वर जो है वो आगे भी ग्रो करता दिखेगा और उनका फोकस खासतौर से वॉल्यूम्स पर है। Q3 प्रोडक्शन की अगर बात करें, उसमें भी 7 से 9% तक का इजाफा देखने को मिला है। ऑल इन ऑल नंबर्स ठीक ठाक रहे हैं। स्टॉक प्राइस में भी हम देख रहे हैं एक मोमेंटम बेस्ड कामकाज देखने को मिला था दिन की शुरुआत से, वहां से अब हल्का हुआ है। हिंदुस्तान जिंक पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, व्यू तो अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि करीब 2-3 हफ्ते पहले हमने कंसोलिडेशन देखा था, लेकिन पिछले 3-4 दिनों के मूव को देख के लग रहा है कि रैली वापस रिज्यूम हो गई है। तो जब तक 640 के ऊपर ट्रेड करता रहे, तब तक यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन में बने रहना चाहिए या डिप पे खरीदारी करनी चाहिए। आई थिंक 700 रुपए के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल स्टॉक पे डेफिनेटली है। एब्सोल्युटली मानस जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट से जुड़े आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। फिलहाल